My dear student, question 3 of exercise 3.2 is here. इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं और पांचों पार्ट में दो दो समीकरण दिए हुए हैं. There are two equations in each part. आपको क्या करना है, ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी कि ये संगत है या असंगत है. देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले आप जान लीजिए कि संगत और असंगत क्या होता है. व्हाट आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. संगत अनुपात, संगत समीकरण या संगत इक्वेशंस वो होते हैं जिनका कोई निश्चित हल निकलता हो, जिनका सॉल्यूशन निकलता हो, जिसका सॉल्यूशन करने पे x और y की कोई न कोई वैल्यू आती हो, वो कहलाता है संगत या इनकंसिस्टेंट, संगत या कंसिस्टेंट. ठीक है, जिसके अंदर ये जैसे एक समीकरण है और एक समीकरण ये है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर x और y की कोई वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई वैल्यू आ सकती है, तो ये इक्वेशन संगत यानी कंसिस्टेंट कहलाते हैं. और अगर कोई नहीं आती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो असंगत होते हैं. ये तो हो गया सिंपल. अब संगत कौन कौन से होते हैं और असंगत कौन कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू निकल सकती है, यानी इन समीकरण को अगर आप ग्राफ के ऊपर लिखें और इसके अंदर दोनों जो है अच्छे, एक तो होता है जिसका एक सॉल्यूशन निकलता हो, यानी कि एक लाइन आपकी यूं जा रही है और एक लाइन यूं आ रही है, तो ये दोनों लाइनें क्या है, एक जगह प्रतिच्छेद हुई, इंटरसेक्ट हुई. जो लाइनें एक जगह प्रतिच्छेद होती है वो क्या होता है, संगत होता है. और इंटरसेक्ट भी या प्रतिच्छेद भी बोलते हैं इसको. ठीक है, प्रतिच्छेद बोलते हैं, ये संगत. इसका सॉल्यूशन है एक. ठीक है, और एक और प्रकार की लाइन होती है जो एक लाइन के ऊपर ही लाइन आती है, दोनों जो है लाइनें एक दूसरे के ऊपर आती है, ये आ गई और इसके ऊपर आ गई. तो इसमें क्या होता है, बहुत अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं. इसका मतलब सॉल्यूशन तो होते हैं, अगर सॉल्यूशन होते हैं तो वो संगत हो गई. यानी दो प्रकार की होगी संगत, एक तो आपका प्रतिशत वाली और एक दूसरी जो है आपकी हो गई इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसके होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती या योगा संयोग्य बोल सकते हैं, अनुरूप हो सकते हैं, संयोग हो सकते हैं. दोनों रेखाएं संयोग है, एक जैसी है, दोनों रेखाएं अनुरूप है. ठीक है, इत्तेफाक से दोनों रेखाएं इत्तेफाक रखती है, यानी एक जैसी है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया. और तीसरी क्या होती है, पैरेलल. अगर आप इसके ऊपर लाइनें खींचो, दोनों लाइनें आपकी एक ही दिशा में जा रही है, आपस में कभी नहीं मिलती, इनकी दूरी जो है वो इतनी ही बनी रहती है, वो होती है पैरेलल लाइनों वाली. इसके जो रिजल्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि जब रेखाएं मिलेगी नहीं तो इसके दोनों के एक सॉल्यूशन नहीं आ सकते. इसीलिए एक्स वाई के सॉल्यूशन जो है दोनों के नहीं आ सकते हैं, इसीलिए ये कहलाएगी इनकंसिस्टेंट. ठीक है, यानी असंगत सॉल्यूशन. अब आपको सब अच्छी तरह समझ में आ गया. अब इसको देखते हैं. देखिए, हमको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, A1 A2, ठीक है, B1 B2 और C1 C2. ठीक है, आप यहां A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है. समीकरण A का x, समीकरण B का x. B1 क्या है, समीकरण A का B, समीकरण A का y और समीकरण B का y -3. और C क्या है, समीकरण A का ये 5 और समीकरण B का 7. ये हमने लिख दिया, इनकी वैल्यू A1 A2 B1 B2 C1 C2. अब देखिए, ये आपस में कहां कहां मिलते हैं, ये कटते हैं क्या, ये आपस में नहीं कटने वाले हैं कोई भी. जब कोई भी नहीं कटने वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 3/2 और 2/-3, इसके समीकरण ये A और B आपस में नहीं मिलते हैं, नॉट इक्वल टू ईच अदर. तो वो क्या होता है, वो होता है प्रतिच्छेद वाला. उनकी लाइनें आपस में क्रॉस करती है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जिसके A1/A2 और B1/B2 का अनुपात एक जैसा नहीं होता है, इसका रेशियो एक जैसा नहीं होता है, तो वो कौन से होते हैं, संगत यानी प्रतिच्छेद होते हैं, वो संगत कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं. तो ये जो युग्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ये समीकरण का जो जोड़ा है
इक्वेशंस का जो पेयर है वो क्या है, संगत है, यानी इनका सॉल्यूशन निकल सकता है। यहां पर ये दोनों रेखाएं मिलेगी, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों मिलेगी, साथ साथ नहीं चल रही है, उल्टी दिशा में चल रही है, एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है। इसका मतलब क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। इक्वल कब होती, या तो ऐसे होती, ठीक है, तब इक्वल होती। तो यहाँ पर ये ऐसे होती है तब इक्वल होती है, दोनों इक्वल होती, ऐसा नहीं है। तो ये प्रतिच्छेद है, इसलिए हम इसका उत्तर क्या आएगा, संगत यानी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है ये इसका आंसर होगा, युक्त संगत है ये। देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखित में दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ करके खोज करके समझ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। पार्ट टू में क्या है, 2x - 3y, यानी ये a1 कितना हो गया 2, ठीक है, और a2 कितना हो गया 4, b1 कितना हुआ -3 और b2 कितना हुआ -6 और c1 हो गया 8 और c2 हो गया 9। ये तो आगे आसान निकल आपके। अब देखिए आपस में कहां मिलते हैं, आपस में करते हैं क्या, 8 और 9 नहीं करते, कभी नहीं करते, खाली ये करता है। देखिए ये कटेगा यानी माइनस, ये इसको इससे काटेंगे, -3 को -3 से -6 से 1/2 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 और 8/2 ये इसके अनुपात हो गए, ठीक है, ये अनुपात हो गए इसके। अब अनुपात ये हो गए, ये दोनों अनुपात तो बराबर है, दीज आर इक्वल, लेकिन ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती है तब क्या होता है, जब ए और बी बराबर हो लेकिन सी उसके इक्वल नहीं हो, तो उसको क्या, इसकी जो लाइन है ग्राफ पे जाएगी वो जाएगी पैरेलल, इसको बोलते हैं हम समांतर, ठीक है, समांतर लाइन होगी, पैरेलल होगी। और पैरेलल जब होती है इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जो लाइनें पैरेलल आपस में कभी मिलेगी नहीं, जब मिलेगी नहीं तो इनके x और y के सॉल्यूशंस जो है एक समान नहीं आएंगे, और एक समान नहीं आएंगे तो ये क्या होगा, असंगत हो जाएगा, विल बी इनकंसिस्टेंट। इसका आंसर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी असंगत, असंगत सॉल्यूशन है। ये दोनों समीकरण जो है वो इनकंसिस्टेंट है, उनके सॉल्यूशंस जो है वो एक नहीं आएंगे, x और y की वैल्यूज हम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए ये एक इनकंसिस्टेंट असंगत अनुपात है, और इसकी लाइनें जो है पैरेलल लाइन होगी ग्राफ के ऊपर। ये देखिए आपको यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको भी खोज करके समझ सकते हैं। पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 3, 3 ऊपर अक्ष का है 3/2, a1 कितना हुआ 3x, अक्ष की वैल्यू 3 है, 3/2, 2 भी नीचे, b1 कितना है 5y यानी 5/3 और c1 यानी 7। और दूसरे में देखिए a2 कितना है 9, a2 है 9, b2 कितना है -10 और c2 क्या है 4। ये तो हमारी वैल्यूज है। अब देखिए जो a1 b1 की जो संख्या है ये फ्रैक्शन में है, तो उस फ्रैक्शन को दूर करें पहले, तो हम क्या करें कि ऐसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिसके अंदर 2 का भाग जा सके और 3 का भी भाग जा सके, ठीक है। तो ऐसी क्या संख्या हो सकती है, 3 और 2 को आप गुणा कर दो 6 ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर 2 का भी भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, यानी हम जो है इसको भी 6 से गुणा कर देंगे और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए इसको करने से ये 2 से ही कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 3 9 और ये कितना हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 6 7 जा 14, यानी a1 जो है वो 9 हो जाएगा, b1 10 हो जाएगा और c1 42। a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 10 एंड c1 इक्वल टू 42 और a2 बराबर 9 है, b2 बराबर -10 है और c2 बराबर 42। मोड लो मतलब 1/1, ये भी 1/1 और ये भी 1/1, यानी इनके अनुपात जो है वो इक्वल हो गए। अब क्या बना, देखिए
1/1, 1/1, ये देखिए -1 है। ये जो माइनस का 10 है ना, ये जो माइनस का 10 है, इसका मतलब ये माइनस का 1 है। तो -1 को आप चाहे ऊपर -1 लिख दो, नीचे 1 लिख दो, या एक ही बात, आप माइनस नीचे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो 1 में, ठीक है। और ये तीसरा क्या है, 1/1। अब देखिए क्या बनता है, क्या ये और ये दोनों बराबर है? नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। और पोजीशन वही आ गई, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देन इट क्या होगा, इसको ये कौन सा कहलाता है, इसकी लाइनें जो होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी है। अब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ये देखिए समीकरण है, ये युक्त संगत समीकरण है, यानी ये कंसिस्टेंट। तो सिचुएशन ये बनी कि क्योंकि ये दोनों का अनुपात समान नहीं है, इसीलिए ये कंसिस्टेंट है, संगत युग्म है। क्लियर? देखिए यहां पर इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट नॉट इक्वल टू, पोज करके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 3, यहां पर समीकरण नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। दोनों की आपको तुलना करनी है, रेशियोज की। रेशियोज निकालने पहले तुलना करनी है, फिर पता करना है कि ये संगत है या असंगत है, ये युग्म जो है संगत है या असंगत है, ये पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए यहां पर A1 क्या है, 5, B1 क्या है, ये -3, और C1 क्या है, 11, ठीक है। और यहां पर A2 क्या है, ये -10, B2 6, और C2 -22। अब आपको पता करना है कि इन अनुपात से निकालिए। देखिए 5/10 हो गया, ये 3/6 हो गया, और ये 11/22। ये सब कटते हैं आपस में, इसको काटेंगे तो 1 -2, ठीक है। 5 से काटा, या 3 से काटेंगे तो -1 और 3, 3 से काटेंगे -1 और 2, और यहां पर 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, 11 से काटा 1, 11 से काटा -2, यानी क्या अनुपात बने, ऊपर आपका बना 1/2, A1 A2, B1 B2 क्या है, -1/2, और C का क्या है, 1/-2। अब देखिए ये -2 है, आप इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/-2 है, तो इसको आप जो है एक में अगर माइनस को भाग देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो -1/2 हो जाएगा, चलेगा। ये -1/2 है, यहां भी ऐसा ही जो है, ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी नीचे माइनस को नीचे को ऊपर रख दो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, यही चीज। इक्वल हो गए तीनों, A1/8, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ऑल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों इक्वल, तो क्या हुआ, ये जब तीनों इक्वल होंगे तो ये जो रेखा बनेगी वो क्या रेखा बनेगी, तीनों जो आपके समीकरण है वो संपाती है, योग है, सपाट है, योगानुयुक्त है, अनुरूप है, या संयोग है। तीनों जब एक जैसे होते हैं तो वो क्या होते हैं कि इसकी जो लाइनें बनती है, जो रेखा आपके ग्राफ के ऊपर बनेगी वो एक जैसी बनेगी दोनों की, क्योंकि दोनों की सभी जो मूल्य हैं A B C D सभी के मूल्य जो है वो समान है। तो जो रेखा खींचेगी वो भी एक खींचेगी, और दूसरी जो समय इसकी रेखा ये खींचेगी तो दूसरे की रेखा भी बिल्कुल ऐसी खींचेगी, इसके ऊपर ही आएगी। यानी ये जो रेखा सेम चलेगी तो इसके अनेक हल होंगे, अनगिनत, कहीं भी हो सकता है इसका सॉल्यूशंस, किसी भी पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और पॉइंट कितने भी हो सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस और संपाति इसको बोलते हैं, ये हुआ संपाति, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस जो है वो मिलेंगे, सॉल्यूशंस निकलेंगे, इसलिए क्या कराएगी, कंसिस्टेंट। आंसर क्या आएगा, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, ये वाला संगत है। हम कहेंगे कि
पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ये एक संगत युग्म है जिसके अनेक सॉल्यूशंस हैं, इसके अनेक सॉल्यूशंस हैं। क्लियर? ये आपको जो है यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर ये दिया हुआ है लिखित के अंदर। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस और ऑल थ्री आर इक्वल। आप इसको पोज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, A1 क्या है 4, ठीक है। B1 A1 है 4/3, B1 है 2 और C1 है इसका 8। A2 क्या है 2, A2 है 2 और B2 है कितना 3 और C2 है इसका 12। इसमें कोई माइनस का चक्कर नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले तो ये जो फ्रैक्शन है इसको आप इक्वल कीजिए। तो फ्रैक्शन को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप इन सभी संख्याओं को, तो देखिए 4/3 अपॉन 2, 2/3 और 8/12। अब देखिए इसको हम जो काटते हैं 2/3 है, इसको भी हम काटते हैं 4 से, तो ये हो जाता है 2/3। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 और इसको 4/3 का बटा 2 है, यानी 4/3/2 है ये, यानी 4/3 में 2 का भाग देंगे, या ये कीजिए कि 4/3 गुणा 1/2, यही हुआ ना। 4/3 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 4/3 इंटू 1/2, यानी 4/6 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी ये जो है आपका ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। और इसको भी अगर आप काटेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये भी 2/3 हो गया। तो देखिए यहाँ भी 2/3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया, बी वाला और सी वाला भी 2/3 हो गया, ये सभी 2/3 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल का मतलब क्या हुआ, कौन सी जो आपकी जो लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर वो इनफाइनाइटली यानी दोनों एक जैसी बनेगी, ठीक है। दोनों समीकरण एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ऊपर वाले समीकरण की जो वैल्यू है कोएफिशिएंट्स जो है वही कोएफिशिएंट्स नीचे वाले समीकरण में, दोनों समीकरण में आ गए, इसलिए ये एक कंसिस्टेंट हुआ। इसका इक्वल क्या आएगा, संगत समीकरण है ये एक संगत समीकरण है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। और कंसिस्टेंट इक्वेशन होते हैं इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहां पर देखिए यहाँ का पूरा आंसर दिया हुआ है, आप इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों इक्वल कर दिए गए हैं, पूरा समझाया गया है और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये इसका आंसर है। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe